Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss the other topic of SST from Geography chapter number 18 Natural Resources. और Natural Resources में आज हम discuss करेंगे plants and wildlife. So basically as the name suggests, in this chapter we are going to understand the variety of the plants and wildlife, their importance and why do we need to conserve them. So what we have studied about the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. The narrow zone where these three domains meet, lithosphere, hydrosphere and atmosphere. That zone is known as biosphere. Bio means life. तो जहाँ पे ये तीनों चीजें मिलती हैं वहाँ पे life होगी. So it is a domain that support the vegetation and life. सो अगर हम बात करते हैं ना अपने इकोसिस्टम की, सो वो हमें बायोस्फीयर में मिलेगा. प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया दे आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. दे इंटरैक्ट विद ईच अदर टुगेदर एंड दैट्स व्हाई कलेक्टिवली दे फॉर्म द इकोसिस्टम. तो अगर आपको इकोसिस्टम बताना है तो यू कैन से the plants and the animals or the flora and fauna of a particular area when interlinked, interdependent and interact with each other, so collectively they are known as ecosystem. Ecosystem is influenced by the many factors like climate हो गया आपका. climate में भी अगर हम बात करते हैं तो temperature, humidity, availability of water, wind and rainfall. इसके बाद आपका आता है relief feature. इस पे भी आपका जो ecosystem है depend करता है कि आपका रिलीफ फीचर कैसा है. माउंटेनियस है, प्लेन है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है. सॉइल एंड ह्यूमन फैक्टर, दीज ऑल्सो अफेक्ट द इकोसिस्टम. मैन हैज़ बिकम अ डोमिनेंट फोर्स टू अफेक्ट द इकोसिस्टम. नेचुरल तो फैक्टर्स जो हैं ही हैं, लेकिन आजकल जो ह्यूमन फैक्टर जो है ना वो डोमिनेंस होता जा रहा है, जिसकी वजह से मैसिव चेंज आ रहे हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ में. अब होता क्या है बेटा, द ह्यूमन बीइंग इज क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ डैमेज टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ देयर एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी विच दे आर नॉट यूजिंग इन द प्लान मैनर. Advancement in the field of science and technology, man has exploited the all domains of earth, including the biosphere. और क्यों उसने exploit किया है? For only and only its own benefit. So many of his tasks has proved very, very dangerous and negative to the ecosystem. Natural vegetation and wildlife are very, very valuable resources for us. So we need to understand their importance. सबसे पहले बात करते हैं हम नोट पे टर्म फ्लोरा एंड फॉना. दे आर टुगेदर यूज फॉर द नेचुरल वेजिटेशन एंड एनिमल. फ्लोरा मीन्स आपकी प्लांट किंगडम एंड फॉना मीन्स आपका एनिमल किंगडम. सो ये आपके कलेक्टिवली हो गए नेचुरल वेजिटेशन एंड एनिमल्स. नाउ मूविंग टू द नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन एज द नेम सजेस्ट द वेजिटेशन विच इज ग्रोइंग विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमन. दे ग्रोन ऑफ इट्स ओन with the natural forces. All living beings depend on the food directly or indirectly on the natural vegetation. Types of natural vegetation of a particular place depends on the several factors. इस एरिया में कैसी नेचुरल वेजिटेशन होगी, इसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं. स्पेशली टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. बिग ट्रीज जो होते हैं ना बेटा, वो ऐसी एरिया में होते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो. लाइक अगर आप देखोगे ना एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पे 60 मीटर तक हाइट चली जाती है ट्रीज की, क्योंकि दे रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली. साइज ऑफ ट्री रिड्यूसेस विद द रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ रेनफॉल. अब शॉर्ट स्टर्न ट्रीज जो हैं या ग्रासेस हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगी जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होगी, नॉट एक्सट्रीम नॉट लेस, विद द ग्रासलैंड्स आर फॉर्म. थॉर्नी स्क्रब्स और श्रब्स आपको मिलेंगे ड्राई रीजन में जहाँ रेनफॉल बहुत ही कम है, डेफिशिएंट है. सो इन सच एरिया प्लांट्स हैव डीप रूट्स टू पेनिट्रेट द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड. देयर लीव्स आर थॉर्नी, वैक्सी सरफेस होता है ताकि इवेपोरेशन को या ट्रांसपिरेशन को वो थोड़ा सा रिड्यूस कर सकें. द मेजर वेजिटेशन टाइप्स which found in the world, they can be classified as the forest,
then grasses, then scrubs and after that tundra. इस तरीके से हम वेजिटेशंस को क्लासीफाई कर सकते हैं. प्लांट्स एंड ट्रीज आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट. ये हमेशा याद रखना, हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है प्लांट्स एंड ट्रीज. नाउ ग्रासेस कंस्टिट्यूट grasses as well as some plants like bamboo. स्क्रब्स की अगर हम बात करें तो इसमें स्मॉल स्मॉल बुशेस आते हैं और ट्रीज आते हैं. टुंड्रा वेजिटेशन की अगर हम बात करते हैं, सो जो टुंड्रा रीजन में आपको, जो टुंड्रा आपका ना वेरी कोल्ड रीजन है, तो वहाँ पे जो वेजिटेशन मिलती है लाइक लिचन हो गए, मॉसेस हो गए, उनको हम कहते हैं टुंड्रा वेजिटेशन. फॉरेस्ट की बात करते हैं, सो प्लांट्स आर वेरी वेरी यूजफुल for our survival as they provide the several products and services. Plants क्या देते हैं हमें? Food, timber, medicine, several other forest products. They provide the shelter and shade to the wildlife also. है ना, जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उन्हें प्रोटेक्शन तो फॉरेस्ट ही दे रहे हैं. फिर जो ये फॉरेस्ट हैं, ये जो प्लांट्स हैं, ये हमें हमारी सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं. They check the water current, helps in the seepage of the water. Ground water को increase करने में help करते हैं. They produce the oxygen also, which is very very essential for human being survival. Then forest can be broadly divided into two types, evergreen and deciduous. दो टाइप में हम इसे कैटेगराइज कर रहे हैं. Evergreen, they do not shed their leaves at a fixed or particular time. They shed only some leaves at one time. इसलिए हमेशा वो evergreen नज़र आते हैं. उनका कोई particular fixed time नहीं है कि इस टाइम पे सारा पेड़ जो है अपनी पत्तियों को गिरा देगा. नो, कुछ पत्तियाँ गिरती हैं, कुछ आती हैं, कुछ जाती हैं, तो इसलिए ये evergreen दिखता है. They are having the broad leaves which grow into the hot and humid climates. But of course they are having the needle shaped and conical leaves in cold climates. इतनी ज़्यादा निडल शेप होती है ना, अगर आप उन्हें प्यार से टच करोगे दूर से आपको इतनी ग्रीन नजर आती है कि इट विल कट योर फिंगर ऑल्सो. ऑन द अदर हैंड अगर आप डेसिडियस फॉरेस्ट में जाते हो, सो डेसिडियस फॉरेस्ट ट्रीज आर हैविंग द स्पेशल टाइम टू शेड देयर लीव्स फॉर अ 6 to 8 week इन अ ईयर. ड्राई सीजन में स्पेशली सारी पत्तियां गिर जाती हैं उनकी. एंड हैव द ब्रॉड लीव्स जनरली. आप वर्ड में देख सकते हो, आपको ये में दिया हुआ है किस टाइप की वेजिटेशन कहाँ पे आपको मिल रही है. Now we will discuss about the important types of the forest and the trees found there. So that has been given in your chart. You can see evergreen forest, tropical evergreen forest की बात करें बेटा तो ये forest मिलते हैं where the annual rainfall is more than 200 centimeter. And the trees found here are the mahogany, rosewood, rubber, bamboo, ebony, sandalwood, etc. After that temperate evergreen forest की बात अगर हम करते हैं, so they are found in the eastern coastal margin in the mid latitude region. तो यहाँ पे आपको जो ट्री मिलेंगे ओक, पाइन, मलबरी, यूकेलिप्टस, कैम्फर, बम्बू एक्सेट्रा. देन मेडिटेरियन फॉरेस्ट की बात करेंगे. सो एज द नेम हैड बीन गिवन टू यू, मेडिटेरियन फॉरेस्ट फाउंड नियर बाय द मेडिटेरियन सी एंड द अदर रीजन हैविंग अ सिमिलर क्लाइमेट. यहाँ पे आपको ट्री जो मिलेंगे ऑलिव, ओक, फिग, पाइन, फर, केदार, सिट्रस एक्सेट्रा. कनीफिरस फॉरेस्ट की बात करते हैं. सो दे आर फाउंड एट द हाई एल्टीट्यूड about 1500 to 2000 meter height. Here you will find the pine, kedar, silver trees, hemlock, fir, spruce, devdar trees, etc. Now moving to the other type of forest, that is the deciduous forest. और deciduous forest में you will find the tropical deciduous forest. They will find in the subtropical area. And the trees are there: teak, sal, sandalwood, acacia, eucalyptus, etc. देन टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें, सो जो टेम्परेट कोस्टल रीजन होता है वहाँ पे ये मिलते हैं और इनमें जो ट्री होते हैं रेडवुड, पॉपुलर, ऐश, बीच, केदार, बर्क एक्सेट्रा. नाउ मूविंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. इंडिया में किस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं? बिकॉज इंडिया इज हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल फीचर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, सॉइल, एल्टीट्यूड एक्सेट्रा. सो डिफरेंट फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड. सबसे पहले आते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. दे आर फाउंड एट द वेस्टर्न घाट एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. यू कैन सी हेयर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट with the light
पैरेट ग्रीन कलर. सो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ये आप देख रहे हो बेटा, ये आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है. देन आपको दिया हुआ है वेस्टर्न घाट. सो दिस इज योर वेस्टर्न घाट. हेयर यू कैन सी. नाउ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट एंड दे आर फाउंड एट द लोअर प्लेस. लोअर स्लोप होता है ना थोड़ा सा, और जैसे ये माउंटेन होता है तो इसका जो फुट हिल होता है यहाँ पर आपको मिलेंगे हिमालयस में. पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु में भी आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे. यू कैन सी the map of India, you will find the mostly tropical deciduous forests are found in India. This whole yellow color depict the deciduous forest. Okay. Then thorny forest we are having found in the dry part of the country, including the western Rajasthan, Rann of Kutch in Gujarat, Ladakh. So these are that brown color, this light skin color you can see. That is your thorny forest. Coniferous forests are found at the higher range of the Himalaya in North India and Nilgiri hills in the southern India. So coniferous forest, dark brown color you can see here, this one and somewhere here. Then after that tidal forest, they are also known as mangrove forest. आपको टाइडल फॉरेस्ट हमेशा बेटा डेल्टा रीजन में मिलेंगे. जितनी भी लार्ज रिवर्स हैं जो डेल्टा बनाती हैं वहाँ पे मिलेंगे. वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में टाइडल फॉरेस्ट आपके मिलेंगे. ये ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है, हेयर यू कैन सी दिस लाइट ब्लू कलर, दिस इज़ योर टाइडल फॉरेस्ट. सो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया. नाउ द मेन क्वेश्चन इज देयर, वी नीड टू कंजर्व द फॉरेस्ट. वाई? Because increasing population has an adverse impact on the forest. जितना ज़्यादा population बढ़ेगी उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी फूड की, और फूड को ग्रो करने के लिए we need the land. So what we will do? We do the deforestation. पेड़ों को काट के cultivable land में convert कर देते हैं. That is the biggest problem. Moreover, we need the land for settlement, agriculture, building facilities, road, railways, industries. So forest तो deforest होंगे. Clearly उन्हें ना तेजी से cleared किया जाएगा. Today nearly 22% of the total land area of our country is covered with forest. Ideally होना ये चाहिए, अगर किसी भी country को अपना balance करके रखना है, तो जितना land है उसका 1/3 area should under the forest. ये आपको पता होना चाहिए बेटा. 1/3 एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री शुड अंडर द फॉरेस्ट. एक्सेसिव फेलिंग ऑफ ट्री लेट्स टू द डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. सॉइल इरोजन है, लैंडस्लाइड्स हैं, फ्लड्स हैं, पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है. हमें इन्हें बचाना ज़रूरी है. बहुत सारे एफर्ट किए गए, गवर्नमेंट ने किए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने किए, लोगों ने भी किए. गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया? वन महोत्सव प्रोग्राम स्टार्ट किया, पेड़ लगाओ, प्लांट मोर एंड मोर ट्री. फिर उन्होंने सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम भी निकाली, इन विच पीपल आर इनकरेज टू प्लांट ट्रीज इन एम्प्टी एरियाज ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस. द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इनेक्टेड सेवरल लॉज फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए, नेशनल पार्क बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई टू प्रिजर्व और प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ. अब नोएट पे चलते हैं बेटा. हेयर इट हैज़ बिन गिवन यू द चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने. यू कैन सी द पिक्चर. वॉज अंडरटेकन इन उत्तरांचल इन विच द ट्रीज वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फेलिंग. क्या होता था ना, लोग ना ऐसे टाई कर लेते थे पेड़ों को, जैसे गले नहीं लगाते, ऐसे पकड़ लेते थे अगर कोई पेड़ को काटने आता था. तो इस तरीके का मूवमेंट इन्होंने चलाया था, चिपको मूवमेंट, उत्तराखंड में. और फिर जाकर ये मूवमेंट सफल भी हुआ. काफ़ी हद तक वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन को रोका गया. कुछ स्टेप्स हम ले सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए. प्लांटेशन ड्राइव्स चला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए, लोगों को अवेयर किया जा सकता है. इंडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज जो है उसको रोका जा सकता है कि क्यों हम अननेसेसरली काटे जा रहे हैं पेड़ों को. सुटेबल स्टेप्स लिए जा सकते हैं टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम फायर. एक तो फॉरेस्ट फायर जो है ना नेचुरली भी होती है कई बार, और कई बार ह्यूमन एरर से भी होती है, उसको रोकना ज़रूरी है. एनिमल ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए, उसे कंट्रोल करें. Forest land should not be used for agriculture and other purpose.
आप फाइंड आउट करिए आप कैसे एग्रीकल्चर करेंगे, लेकिन आप एटलीस्ट अपना 1/3% जो है वो रखिए फॉरेस्ट के लिए. Then every piece of barren land should be planted with the trees. Awareness campaign and program should be conducted to aware the people about the importance of forest in human life. Now moving to the wildlife. As forests are important, wildlife are also important. Animals, plants, they are interacting with each other to form the ecosystem. Wildlife include all non-domesticated animals. जिनको हम पालते नहीं है, birds, insects, they live in the natural environment, natural habitat. The types of wildlife at a place depends on several factors, climate, topography, rainfall, natural vegetation के हिसाब से ना different type की wildlife वहाँ पे रहती है. The nature is very thoughtful about our needs and survival. That's why they maintain the balance in the ecosystem. Problem कहाँ पे है? Problem हम में है. Unfortunately, one of the nature species is very stupid, that is we human being. Nature तो सब कुछ हमें दे रही है, हम उसे गलत तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं. We from our activities disturb the nature, disturb the wildlife. It is due to the indiscriminate hunting for economic gains only. Poaching कर रहे हैं हम, जानवरों को मार रहे हैं हम गेम्स के लिए, प्लेजर्स के लिए. Then wildlife is not just another types of species. It is very useful us for many ways. Different types of animal, birds, insects, they are integral to maintaining the balance in the ecosystem. You can see elephant, reindeer, monkey, kangaroo, peacock, etc. Beautiful species, precious species. But हम उनको किलिंग करते हैं, मारते हैं, कभी स्किन के लिए, कभी उनके कहते हैं टीथ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, जस्ट फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट. नाउ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप वाइल्ड लाइफ की देते हैं तो चार्ट आपको दिया हुआ है. अफ्रीका में आपको दिस टाइप के एनिमल मिल रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, Antarctica. You will find the different species of wildlife are found in all over the world. Nature ने हमें कमी नहीं की है बेटा, हम मार रहे हैं उन्हें. Now distribution of wildlife and national parks in India. India possesses a variety of wildlife. तो प्रोटेक्ट करने के लिए हमें नेशनल पार्क भी बनाने पड़ रहे हैं एंड एज वेल एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनानी है. नेशनल पार्क and as well as bioreserve, or you can say the wildlife sanctuary. It means a place where the natural vegetation and wildlife are conserved and protected. हमारी कंट्री ने बहुत सारे लॉ भी बनाए हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए. पोचिंग ऑफ लायंस, टाइगर्स, इंडियन राइनो, स्वैम्प डियर, इंडियन एलिफेंट, इन सबको बचाने के लिए. It is prohibited under the Wildlife Protection Act 1972. Remember it. ये आपको याद रखना है, very important. Wildlife Protection Act was enacted in 1972 to prohibit the poaching of the illegal killing of the animals. Then at present we are having the 120 national parks, 18 bioreserves and over 500 wildlife sanctuaries in India to conserve this precious wildlife in one or another form. Conservation of wildlife की बात करते हैं. We are in such a situation बेटा where we need to conserve the wildlife. Serious effort हमें करने पड़ेंगे because many of the species are on the verge of extinction. अब बहुत तो हमने extinct भी कर दी हैं. In addition to conserve forest and habitats of different animals, we can take the following steps. Number one, the government should regulate whenever the forest land is needed for any projects like roads or settlement. ये चेक करके प्रॉपर प्लानिंग से गवर्नमेंट को यूटिलाइज करना चाहिए कि फॉरेस्ट की ज़मीन पे नहीं बनाना है हमें कुछ भी. Adequate legal steps should be introduced by which illegal poaching of animals can be prohibited. ये illegal selling और killing होती है ना, उसे बैन किया जाए. There should be very strict provision forbidding the hunting of rare and endangered animals. Lion, tigers, peacock, cheetah, bustard, black buck,
स्नो लेपर्ड, पाइथन, इनको स्ट्रिक्टली रोकना पड़ेगा मारने से. वाइल्ड एनिमल्स आर मेनली पॉच्ड. वाई? इलीगल स्मगलिंग उनकी क्यों होती है, इलीगल किलिंग क्यों होती है? उनके बॉडी पार्ट्स के लिए. बहुत हाई रेट में बिकते हैं. दिस प्रोडक्ट मस्ट बी प्रोहिबिटेड विद द प्रोविजन ऑफ रिगरस पनिशमेंट. एलिफेंट को हम क्यों मार देते हैं? सिर्फ उसके दांत के लिए. वन हॉर्न राइनो को क्यों मारते हैं? सिर्फ उसके कहते हैं ना वन हॉर्न, उसके हॉर्न के लिए. नेशनल पार्क एंड सैंक्चुरीज शुड बी एस्टैब्लिश्ड to conserve this rare species. Awareness program should be conducted or launched at a regular interval for this purpose. So balance in the environment can be maintained only when the relative number of wild species, forest and other factors are not disturbed. So there is a need to take the proper steps to conserve the forest and as well as the wildlife. Now let's do the quick revision what we have discussed in this chapter. सबसे पहले हमने डिस्कस किया था life thrives in biosphere. Bio means life. Plants and animals together form the ecosystem. मेजर वेजिटेशन टाइप्स हमने डिस्कस की थी कि फॉरेस्ट, ग्रासेस, स्क्रब्स और टुंड्रा होती है. फॉरेस्ट को हमने डिवाइड किया था एवरग्रीन और डेसिडियस में. इंडिया में अगर हमने देखा तो क्लासीफाई किया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड टाइडल फॉरेस्ट. देन वी हैव डिस्कस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ओन गुड दैट फॉरेस्ट शुड बी कन्वर्ट. ये हमारे लिए है, फॉरेस्ट के लिए नहीं है, हमारे बेनिफिट के लिए कि हम उन्हें कंजर्व करना है. लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन द वर्ल्ड एंड एज वेल एज इन इंडिया. इंडिया इज अ मेगा डाइवर्सिटी कंट्री. Then we have discussed national park, wildlife sanctuaries and tigers reserve have been made in India for conservation of wildlife. So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the exercise carefully.